गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्वालिटी विजन में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। ये जो पंचायती राज व्यवस्था होती है ये ग्राम स्तर पे यानी त्रिस्तरीय अपनाई गई है। 3 स्तर है इसके। ये हमारे राजस्थान में अपनाई गई है। 1 स्तरीय भी होती है, द्विस्तरीय भी होती है, 3 और 4 स्तरीय भी होती है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्तर इसके अपनाए गए हैं। इसकी जो शुरुआत है पंचायती राज की या कहे स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसकी शुरुआत 1800 ईस्वी से ही हो गई थी। तो पंचायती राज इसको स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और स्थानीय स्वशासन शब्द का सबसे पहले प्रयोग लॉर्ड रिपर ने 1882 में किया था। ये एक अंग्रेज अधिकारी थे और स्थानीय स्तरों की व्यवस्था या स्थानीय स्तर को सुदृढ़ करने के लिए ये शुरुआत इन्होंने की थी। स्थानीय जो स्वशासन है या पंचायती राज जो कहें, ये एक राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची का विषय है। 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और इन तीनों में जिन विषयों को ऐड नहीं किया गया है वो है अवशिष्ट सूचियां, यानी अवशिष्ट सूची में उनको ऐड किया गया है। प्रारंभ में अगर बात करें तो जब गांधी जी थे उस समय उन्होंने पंचायती ग्राम पंचायत स्तर की बात की थी। और ग्राम पंचायत का हमारे जो संविधान निर्माता थे इन्होंने अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन किया है। और ये जो अनुच्छेद 40 है या ग्राम पंचायतें जो है ये नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। नीति निर्देशक तत्व एक कल्याणकारी होते हैं, ठीक है। फिर पंचायती राज या जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का है, इसका विकास करने के लिए 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। इसके बाद 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई और ये भी सफल नहीं हो पाया, ये भी असफल हो गया। फिर बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई और बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पहली बार, भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उनके द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में सबसे पहले पंचायती राज का उद्घाटन किया गया 2 अक्टूबर 1959 को। ये जो 2 अक्टूबर है ये डेट इसलिए रखी गई क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी का जन्मदिन होता है और महात्मा गांधी ने ग्राम पंचायतों के बारे में कहा था, ये संविधान में भी ऐड किया गया है। फिर है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यानी लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण होता है और दूसरा होता है विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण में पूरी शक्तियां एक व्यक्ति के हाथ में होती है, पूरी सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में होती है। विकेंद्रीकरण का मीन है शक्तियों का बंटवारा कर देना, विभिन्न स्तरों पर शक्तियों का पृथक्करण करना। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण शब्द का सबसे पहले प्रयोग बलवंत राय मेहता ने किया था, या यूं कह सकते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के जनक कौन है? बलवंत राय मेहता। ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके अलावा स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? लॉर्ड रिपन। लीटन नहीं है, रिपन है, ये जनक है स्थानीय स्वशासन के और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बलवंत राय मेहता। अब विभिन्न राज्यों में पंचायती जो स्तर है, एक स्तरीय है, द्विस्तरीय है, कैसा स्तर है, कौन सा स्तर अपनाया गया है उसके बारे में बात करते हैं। एक स्तरीय में केवल ग्राम पंचायतें हैं और ये अपनाया गया है केरल, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर और जम्मू कश्मीर में। केवल एक स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था केवल एक स्तर पर है। द्विस्तरीय में केवल ग्राम पंचायत और पंचायत समिति को अपनाया गया है और ये असम, कर्नाटक, ओडिशा, हरियाणा, दिल्ली और पांडुचेरी ये केंद्र शासित प्रदेश है।
त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाई गई है। त्रिस्तरीय होती है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद पे। पंचायत समिति, ग्राम पंचायत हो गई, पंचायत समिति, जिला परिषद। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, गोवा और गुजरात में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। फिर है 4 स्तरीय व्यवस्था। 4 स्तर कौन कौन से हैं? ग्राम स्तरीय हो गया, या ग्राम पंचायत कह सकते हैं, अंचल पंचायत और आंचलिक परिषद, जिला परिषद। ये 4 स्तर हो गए। ये केवल वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल में अपनाया गया है 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। फिर कुछ जनजातीय परिषद है। जो जनजातीय राज्य है हमारे, जैसे पूर्वी राज्य है वो जनजातीय है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, तो जनजातीय परिषद अपनाई गई है। मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में जनजातीय परिषद अपनाई गई है। ये जो पंचायती राज व्यवस्था वाला टॉपिक है, ये एग्जाम की दृष्टि से अगर देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं? पंचायती राज की स्थापना कब की गई? सबसे पहले कौन से राज्य ने अपनाई पंचायती राज की जो व्यवस्था थी? राजस्थान ने सबसे पहले अपनाई, और राजस्थान के बाद 11 अक्टूबर 1959 में आंध्र प्रदेश ने ये व्यवस्था, आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य था पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला, और भारत में सबसे पहले राजस्थान ने पंचायती राज व्यवस्था अपनाई। पंचायती राज जो है ये राज्य सूची का विषय है। प्रमुख समितियां बनाई गई है पंचायती राज से संबंधित। अब इनके बारे में बात करते हैं। कौन कौन सी समिति बनाई गई है और कौन सी समिति ने क्या सिफारिशें दी है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सिफारिशें हैं वो मैंने यहाँ रखी है। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति कब आई? 1957 to 58। पूछ लेते हैं एग्जाम में कि कौन सी समिति ने क्या सिफारिश दी थी पंचायती राज व्यवस्था के लिए, और कौन कौन सी जो इम्पोर्टेंट समितियां हैं वो बनी। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान दिया कि पंचायती राज स्तर पे त्रिस्तरीय होना चाहिए। वो त्रिस्तरीय कौन कौन सा होगा? ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत सबसे छोटा लेवल हो गया गाँव का, फिर ग्राम पंचायत के बाद उससे बड़ा है पंचायत समिति, और फिर जिले स्तर पे हो गया जिला परिषद। तो इन तीनों का प्रावधान दिया है बलवंत राय मेहता समिति ने। अब कौन से राज्य ने पंचायती राज जो व्यवस्था है ये अपनाई? इनमें स्तर अलग अलग अपनाए गए हैं। 1 स्तरीय है, 2 स्तरीय है, 3 स्तरीय है। राजस्थान ने सबसे पहले अपनाई 2 अक्टूबर 1959 को। उसके बाद आंध्र प्रदेश ने पंचायती राज व्यवस्था अपनाई। कर्नाटक, तमिलनाडु और असम ने 1960 में अपनाई, और महाराष्ट्र ने 1962 में, गुजरात ने 1963 में, और पश्चिमी बंगाल ने 1964 में अपनाई। पश्चिमी बंगाल में 4 स्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको अपनाया गया है। बलवंत राय मेहता समिति के बाद अशोक मेहता समिति ने भी पंचायती राज से संबंधित अपनी सिफारिशें पेश की। अशोक जो मेहता समिति है इसका ड्यूरेशन है 1977-78। इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। इन्होंने सुझाव दिया कि पंचायती जो स्थानीय स्वशासन है ये द्विस्तरीय होना चाहिए, केवल 2 ही स्तर हो। इसके अलावा इन्होंने सुझाव दिया 15 से 20 हजार जनसंख्या पर मंडल पंचायत बनना या मंडल पंचायत का गठन किया जाए। जनसंख्या डिक्लेयर की इन्होंने 15 से 20 हजार तक। जिले को विकेंद्रीकरण का प्रथम स्तर बनाया जाए, यानी विकेंद्रीकरण, शक्तियों का जो बंटवारा किया जाता है सबसे पहले जिले से ही किया जाए। फिर है जीवीके राव समिति। इसका गठन हुआ था 1985-86 को।
फिर है, ये भी इम्पोर्टेंट है, बलवंत राय मेहता समिति की तरह एल.एम. सिंघवी समिति, इसका गठन हुआ था 1986 को। इस समय राजीव गांधी की सरकार थी और इन्होंने क्या क्या सिफारिशें दी हैं? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, और पंचायती राज व्यवस्था को आगे जाके संवैधानिक दर्जा भी दिया गया 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके अलावा न्याय पंचायत का गठन किया जाए। न्याय पंचायत के गठन के बाद कौन सी समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई? एल.एम. सिंघवी समिति, और संवैधानिक दर्जा देने की बात भी एल.एम. सिंघवी समिति के द्वारा ही की गई। इसके अलावा जो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय व्यवस्था का प्रावधान दिया था, वो इसने भी अपनाया कि त्रिस्तरीय व्यवस्था ही होनी चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था को संविधान संशोधन द्वारा यानी प्रावधान दिया गया है। 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया इस संविधान संशोधन के द्वारा। अब पंचायती राज जो विषय है, इसको जोड़ा गया भाग 9 में। अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। पहले संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, बाद में धीरे धीरे जोड़ी गई। तो पंचायती राज की अनुसूची पूछते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया है? तो 11वीं अनुसूची में किया गया है, और कुल संविधान के 22 भाग है, 90 भाग में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है। इसके अनुच्छेद है 243 से लेकर 243 जीरो तक पंचायती राज का उल्लेख किया गया है, और पंचायती राज में कुल 29 विषयों का उल्लेख है। विषयों के बारे में एग्जाम में नहीं पूछते हैं। फिर देखते हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। त्रिस्तर कौन कौन से अपनाए गए हैं हमारे राजस्थान में? ग्राम सभा या ग्राम पंचायत भी कह सकते हैं, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये जिले पर होती है। ये 3 स्तर हमारे राजस्थान में अपनाए गए हैं। और ग्राम सभा जो है, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 243 में कि ग्राम सभा का गठन किया जाएगा, और इसका मुखिया होगा, हेड होगा, सरपंच होगा। सरपंच का चुनाव होगा प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष मीन हो गया सीधे जनता के द्वारा सरपंच चुने जाएंगे। कार्यकाल होगा इनका 5 वर्ष का ग्राम पंचायतों का, और 1 वर्ष में 2 बैठक बुलाना अनिवार्य होता है, और बैठक बुलाई जाएगी, उसकी अध्यक्षता सरपंच के द्वारा की जाएगी। गणपूर्ति का प्रावधान भी रखा गया है। कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग अगर उपस्थित रहते हैं तो बैठक होगी। इसके अलावा अनुच्छेद 243A में ग्राम पंचायतों के गठन की व्यवस्था की गई है। अब इनके कार्यों का निर्धारण, ग्राम पंचायत के कार्यों का निर्धारण, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 243A में कि ग्राम पंचायत के कार्यों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य विधान मंडल के द्वारा ग्राम पंचायत के कार्यों का निर्धारण किया जाएगा कि ग्राम पंचायत को कौन कौन से कार्य दिए जा रहे हैं। आरक्षण की बात करें तो आरक्षण ST SC को तो जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा, और महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये व्यवस्था महिलाओं को आगे लाने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था शुरू की गई थी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया ताकि महिलाएं आगे अपर स्तर पे भी राजनीति में आए। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी राज्य विधान मंडल के द्वारा। पंचायत समिति का प्रमुख होता है और जिला परिषद का अध्यक्ष होता है। इनका चुनाव होगा अप्रत्यक्ष रूप से। पंचायत समिति और जिला परिषद दोनों के जो प्रमुख और अध्यक्ष होते हैं, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, और ग्राम पंचायत स्तर पे चुनाव होगा प्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष हो गया सीधे जनता के द्वारा, और अप्रत्यक्ष हो गया यानी जनता ने जिनको चुना है उनके द्वारा जिनका चुनाव किया जा रहा है। मध्य प्रदेश पहला राज्य था जहां महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया, और हमारे राजस्थान में 1/3 तिहाई
महिलाओं को आरक्षण दिया गया, 50% आरक्षण एमपी में दिया गया सबसे पहले। योग्यताओं की बात करें, यानी ग्राम पंचायत का जो उम्मीदवार बनेगा उसकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इनका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 243 एफ में। उम्मीदवार 21 वर्ष का होना अनिवार्य है। बाकी की जो योग्यताएं हैं, यानी शेष योग्यताओं की जिम्मेदारी राज्य विधानमंडल पर छोड़ दी गई है। यानी कौन से राज्य में उसकी विधानमंडल क्या योग्यताएं निर्धारित करती है। अवधि ग्राम पंचायत की अनुच्छेद 243 ई में इसका उल्लेख किया गया है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल होगा 5 वर्ष का और ये कार्यकाल पहली बैठक से जोड़ा जाएगा। पहली बैठक जिस दिन होती है उस दिन से इसकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। अनुच्छेद 243 में उल्लेख किया गया है, अगर ग्राम पंचायत का जो निर्धारित कार्यकाल है इससे पहले पद रिक्त हो जाता है तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। तो देखते हैं राज्य वित्त आयोग का गठन, यानी ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। तो ग्राम पंचायत का स्ट्रक्चर सुधारने के लिए, गांव का विकास करने के लिए वित्त की आवश्यकता पड़ती है, तो वित्त के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। और इसके द्वारा ग्राम पंचायत के लिए या ग्राम स्तर के लिए अनुच्छेद 243 आई में अनुच्छेद 243 जे में उल्लेख किया गया है कि जो राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है ये ग्राम स्तर पर ये व्यवस्थाएं करेगा, वित्त की व्यवस्थाएं करेगा। और जो वित्त आयोग है इसका गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा, उस राज्य का राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करेगा। राजस्थान का पहला वित्त आयोग का गठन किया गया 1995 को और पहले अध्यक्ष थे केसी गोयल, इनकी अध्यक्षता में ये किया गया। निर्वाचन आयोग, इसका उल्लेख किया गया है, यानी चुनाव किसके द्वारा करवाया जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा राज्य स्तर पर और इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 243 के में। अनुच्छेद 243 के अनुसार इसके एक सदस्य आयोग का गठन होगा, यानी एक सदस्य ही होगा इसमें। राज्य निर्वाचन आयुक्त इसका पद नाम रखा गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। इसका जो मेन सदस्य होता है इसकी नियुक्ति की जाएगी राज्यपाल के द्वारा, यानी एक ही रखा गया है। और भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी नियुक्त किया जाएगा राज्य निर्वाचन के पद पर। उनका कार्यकाल होगा 5 वर्ष का और सेवानिवृत्ति की आयु होगी 65 वर्ष। अब राज्य निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य क्या क्या है? मेन कार्य है चुनाव करवाना, पंचायत स्तर, नगर पालिका और जिला परिषद स्तर पे चुनाव करवाएंगे। इसके अलावा मतदाता सूचियां तैयार करवाना भी राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य है। इस तरह से हमने देखा, यानी त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है, ग्राम पंचायत का गठन कैसे हुआ, कार्य और उसका जो पूरा प्रोसेसर है, संगठन जो संरचना है, उसके बारे में हमने देखा है। और निर्वाचन आयोग चुनाव आयोग होगा, चुनाव आयोग के द्वारा ही चुनाव करवाया जाएगा। पंचायत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, यानी कौन कौन से अनुच्छेद हमने लिए हैं पंचायतों से संबंधित है। अनुच्छेद 243 में परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 243 में ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है, ग्राम सभा किस स्तर का गठन कैसे किया जाएगा। अनुच्छेद 243 बी में पंचायतों के गठन की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 243 सी में पंचायतों की संरचना का उल्लेख किया गया है, यानी किन से मिलकर पंचायतों का गठन किया जाएगा, कैसी उसकी संरचना होगी, कितनी सदस्य संख्या होगी। अनुच्छेद 243 बी में आरक्षण की व्यवस्था, एसटी एससी के लिए कितना आरक्षण दिया गया है, महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है, अन्य पिछड़ा वर्ग को कितना आरक्षण दिया है, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 243 बी में। अनुच्छेद 243 ई में पंचायतों की अवधि क्या होगी, कार्यकाल कितने वर्ष का होगा। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद तीनों का कार्यकाल 5 वर्ष का है और 5 वर्ष से पहले अगर पद रिक्त हो जाता है तो 6 माह के अंदर अंदर तीनों का चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। अनुच्छेद 243 एफ में इसके सदस्यों की योग्यताएं क्या क्या होगी,
सदस्य जो बनेंगे, उम्मीदवार जो होंगे, उनकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। अनुच्छेद 243 जी में पंचायतों की शक्तियों का प्राधिकार और क्या क्या उत्तरदायित्व होंगे, इनका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 243 एच में पंचायतों द्वारा अधिरोपित करने की शक्तियां, टैक्स लगाए जाते हैं पंचायत के द्वारा भी, और उनकी निधियां, इनका उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 243 आई में वित्त आयोग का गठन कैसे और वित्त आयोग का कार्य कैसे होगा, इसका उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 243 जे में पंचायतों के लेखाओं की सम परीक्षा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 243 के में पंचायतों के लिए निर्वाचन की व्यवस्था, इसका उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 243 एल में है संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 एम में है यानी इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना, जो इसमें बताया गया है इस भाग का जो अदर क्षेत्र है वहाँ लागू नहीं होना। अनुच्छेद 243 एन में विधियों और पंचायतों का बना रहना, जो कानून बनाए गए हैं और पंचायत बनाए गए हैं उनका बना रहना। और अनुच्छेद 243 ओ में उल्लेख किया गया है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन किया गया है। न्यायालय किस बेस पे हस्तक्षेप कर सकते हैं। इस तरह से हमने जो पंचायती राज व्यवस्था है इसकी शुरुआत हुई है अनुच्छेद 243 से लेके 243 ओ तक। तो सारे आर्टिकल्स हमने देख लिए हैं कौन से अनुच्छेद में किसका उल्लेख किया गया है। 243 में इसके परिभाषाओं के बारे में दिया गया है और 243 ए से लेके ओ तक किन किन के बारे में उल्लेख किया गया है ये हमने देख लिया है। और ऐसा आर्टिकल ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं अनुच्छेद 243 एम में किसका उल्लेख किया गया है, जो मेन चीज होती है उसके बारे में पूछ लेते हैं।